तो फ्रेंड्स, ये था डीपीएसपी जो अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित किया गया था। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अनुच्छेद 36 से 51 तक को अच्छे से याद कीजिएगा ताकि ये आपके एग्ज़ाम में भी काम आए और आप अपने अधिकार को भी जानें, और यानी कि आप एक जागरूक नागरिक बन सके। इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप एक एक अनुच्छेद को अच्छे से जानें। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, इसके अलावा एक पॉइंट है अमेंडमेंट इन डीपीएसपी, यानी कि डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो कुल मिलाकर 4 बार संशोधन हुआ। याद रखना, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा कितनी बार संशोधन हुआ डीपीएसपी में, तो टोटल 4 बार संशोधन अब तक हुआ है डीपीएसपी में। पहला संशोधन डीपीएसपी में हुआ था, है ना, पहला संशोधन, है ना, जो संविधान का 42वां संशोधन था, है ना। क्या संशोधन था? संविधान के 42वें संशोधन में ही, जिसमें बहुत सारा संशोधन हुआ था, 42वें संशोधन 1976 में ही संविधान डीपीएसपी के, है ना, डीपीएसपी में संशोधन किया गया था। और क्या किया गया था? तो 39, है ना, 39 का ए, है ना, 43 का ए, 48 का ए। यहाँ पे 48 का ए देख रहे हैं, है ना, ये जो है पर्यावरण और वन्य जीवों का सुरक्षा करना और उसको बढ़ावा देना, ये है ना। तो ये जो 48 का ए था, इसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 39 का ए जोड़ा गया था, 43 का ए जोड़ा गया था, और 39 और अनुच्छेद कहाँ गया, है ना, हाँ, 39 में संशोधन किया गया था। तो कुल मिला के, है ना, 42वें संशोधन के द्वारा पहला संशोधन हुआ 1976 में, है ना, डीपीएसपी में। दूसरा संशोधन है 44वां, संविधान के 44वें संशोधन द्वारा 1978 में किया गया, जिसमें अनुच्छेद 38 जोड़ा गया। इसके अलावा तीसरा संशोधन हुआ डीपीएसपी में कब? जो संविधान का 86वां संशोधन था 2002, है ना, जिसमें अनुच्छेद 45 को क्या किया गया? तो मौलिक अधिकार के 21 के ए में जगह दिया गया। और डीपीएसपी में चौथा संशोधन कब हुआ? तो 2011 में हुआ था, जो संविधान का 97 यानी 97वां संशोधन था। और इसके तहत क्या किया गया था? तो 43 का बी पॉइंट जोड़ा गया डीपीएसपी में। ये समझ गए कि अब तक कुल मिलाकर 4 संशोधन हुआ। कब कब हुआ? तो 1976, 1978, 2002, 2011। अरे समझ में? चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे संशोधन भी। अब समझते हैं कि पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम में, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या अंतर है दोनों में, है ना, डीपीएसपी और एफआर, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो याद रखना है कि क्या है कि ये जो मौलिक अधिकार होता है, ये मौलिक अधिकार, है ना, अंतर समझिएगा। मौलिक अधिकार नागरिकों को, मौलिक अधिकार नागरिकों का अधिकार होता है ना। और ये जो डीपीएसपी होता है, ये राज्यों को दिया गया अधिकार है। कुल मिला के ये राज्यों को दिया हुआ है ना। ये भी जनता के हित के लिए ही है, नागरिकों के हित के लिए ही है, लेकिन करना किसको है? राज्य को। तो मौलिक अधिकार नागरिकों का अधिकार होता है और डीपीएसपी क्या है? तो राज्यों का अधिकार होता है। इस तरह से कह सकते हैं। दूसरा अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर क्या है भाई? तो मौलिक अधिकार को हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। मौलिक अधिकार के लागू न होने पर, है ना, हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, जबकि डीपीएसपी के लागू न होने पर हम कहीं चुनौती नहीं दे सकते। किसी भी न्यायालय में, है ना, हम नहीं जा सकते हैं, किसी भी न्यायालय में इसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है राज्य सरकार की मर्जी पर, है ना। वो अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार जब ज़रूरी समझेगा तो धीरे धीरे इसको क्या करेगा? लागू करेगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में, यानी एफआर और डीपीएसपी में यही सबसे बड़ा अंतर है कि वो न्यायालय में परिवर्तनीय है ना, मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है और डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसके अलावा क्या है? तो ये जो होता है कि राज्यों के लिए मौलिक अधिकार, राज्यों के लिए क्या है? नकारात्मक है। मौलिक अधिकार राज्यों के लिए नकारात्मक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इन सारे चीज़ों से, यानी इन सारे कामों से जनता को नहीं रोकना है, नागरिकों को नहीं रोकना है। राज्य को क्या, मौलिक अधिकार के तहत जो भी प्रावधान था, तो उसमें क्या करना था कि राज्यों को मौलिक अधिकार में जो भी बातें दी गई है, जो भी प्रावधान मौलिक अधिकार में दिया गया है, राज्यों को उन सारे चीज़ों से नहीं रोकना है जनता को। और इसमें क्या है?
इन सारे चीज़ों से रोकना है, जनता को इन सारे चीज़ों से क्या करना है, राज्य सरकार को रोकना है। तो सरकार के लिए मौलिक अधिकार नकारात्मक था और डीपीएसपी सरकार के लिए क्या है, सकारात्मक है। आ रहा समझ में? मौलिक अधिकार एक राजनीतिक अधिकार था, जबकि डीपीएसपी क्या है, एक कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय दिलाता है, जबकि डीपीएसपी क्या करता है, नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाता है। तो ये है ना, ये कुछ अंतर थे जिसको याद रखना है। अब ये समझना है कि ये जो डीपीएसपी है, इसको जब संविधान में जगह दिया जा रहा था तो इसमें कुल मिलाकर इससे 3 उद्देश्यों का भी पूर्ति होता है इस डीपीएसपी के द्वारा। इस डीपीएसपी में गांधी जी के भी विजन को शामिल किया गया है, यानी गांधी जी के नज़रिए को भी इस डीपीएसपी में जगह दिया गया है, सामाजिक नज़रिए को भी, सामाजिक सिद्धांतों को भी जगह दिया गया है, और उदारवादी सिद्धांतों को भी जगह दिया गया है इस डीपीएसपी में, है ना। इस डीपीएसपी में 3 तरह के सिद्धांत देखने को मिलते हैं, गांधीयन सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप आसानी से समझ सकते हैं, गांधी जी का सपना था कि यानी कि गांव में सरकार का गठन हो सके, पंचायती सरकार का गठन हो सके। तो यहाँ पे देख रहे हैं गांधीयन विजन इससे किस अनुच्छेद से पूरा होता है, डीपीएसपी के कौन से अनुच्छेद से गांधीयन, है ना, विजन पूरा होता है। तो अनुच्छेद 40, 43 का बी, 46, 47, 48। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल यानी कि समाजवादी सिद्धांत किससे पूरा होता है, तो अनुच्छेद 38, 39 ए, 41, 42, 43 ए, 47 यानी 47। लिबरल प्रिंसेस किससे, कौन से अनुच्छेद से पूरा होता है, यानी उदारवादी सिद्धांत, तो 44, 45, 48 ए, 49, 50, 51 इन सारे अनुच्छेदों से क्या पूरा होता है, तो लिबरल यानी कि लिबरल प्रिंसिपल की पूर्ति होती है, यानी कि उदारवादी सिद्धांतों की पूर्ति होती है। तो पीसीएस लेवल के एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि डीपीएसपी किस तरह से, है ना, डीपीएसपी किस तरह से क्या करता है, तो उदारवादी सिद्धांतों को शामिल करता है, समाजवादी सिद्धांतों को, गांधी जी के विजन को पूरा करता है। तो एक अच्छे समझ के लिए क्या करना है, इन सारे चीज़ों को समझे हुए रहना है। और आप अनुच्छेद देखे हैं किस तरह से ये पूरा कर रहा है, ये आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, है ना। जैसा कि हम देख रहे हैं अनुच्छेद 39 या 37, 36 ये सब जो है क्या कर रहा है, इससे समाजवादी उद्देश्य पूरा हो रहा है। और ये सब जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि उदारवादी, है ना, ये क्या कर रहा है, उदारवादी उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, यानी उदारवादी सिद्धांतों को पूरा कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो पूरा डीपीएसपी था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, अनुच्छेद 36 से 51 तक में संविधान के भाग 4 में, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये जो डीपीएसपी है ना, ये मौलिक अधिकार के ही जैसा है जो राज्यों को दिया गया है। ये राज्यों के काम करने का, ये राज्यों के, है ना, नीति निर्माण का, राज्यों को निर्णय लेने का, है ना, राज्यों के लिए निर्णय लेने का एक बुनियाद है ना। कोई भी राज्य इसी बुनियाद पे, है ना, इसी फंडामेंटल पे काम कर सके, है ना, इसीलिए ये राज्यों को, है ना, दिया जाता है ना, डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में। राज्यों के काम करने का क्या है, ये एक बुनियाद है। और इस बुनियाद को अचीव करने के लिए अगर सरकारें विधि का निर्माण करे और इस हिसाब से काम करे, तो जाहिर सी बात है एक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट का क्या होगा, निर्माण होगा। और जनता को क्या मिलेगा, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा और राज्य सरकार सफल राज्य सरकार बनने में कामयाब होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और डीपीएसपी अब से आपके लिए, है ना, आसान बन गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।